everyone, this is Anshi Yadav, currently first year MBA student at SPMC बीकानेर. Welcome to my channel. I hope you all are doing good और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. एक्चुअली जो है कमेंट में आया था कि 3 मंथ स्ट्रेटजी पे एक वीडियो बनाना है, तो मेरे को लगा भी क्योंकि अब टाइम जो है नीट का वो कम बचता जा रहा है. 3 महीने बचे आपके पास. आज 5 तारीख है, 5 फरवरी जो है हो चुकी है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 मई को है. तो आपके पास ओनली 3 मंथ जो है वो बचे हुए हैं. सो उसमें कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी नीट की लिए आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है प्रिपरेशन की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. और आपको कैसे एंजाइटी और इनसे डील करना है वो भी बताती हूँ. जब टाइम कम होता है ना तो क्या होता है, आप टेंशन लेने लग जाते हैं और हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो जो है थोड़ी सी टूटने लग जाती है और हमें टेंशन होने लगती है कि होएगा नीट क्लियर या नहीं होगा. सच ये सबके साथ होता है. तो आपको क्या करना है, इस टाइम में खुद को एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है मेंटली. आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है. जो पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को ही आपको रिवाइज़ करना है. उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा और आपकी जो लेवल है आपका प्रिपरेशन का वो भी जो है अच्छा होएगा. चीज़ों को आप बार बार रिवाइज़ करोगे तो इस टाइम पे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस तो आपको ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि हमारा एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है इस टाइम पे कि डिस्ट्रैक्शंस जो है, अगर हमारे पास कोई चीज़ फ़ोन रखा भी है ना तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अंदर से एकदम टेंशन वाली फीलिंग रहती है. तो उस टेंशन वाली फीलिंग को आपको एकदम अपनी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करना है. ये नहीं है कि एंजाइटी हाई है आपकी और आप उसको लेके बैठे हुए हैं, कुछ भी पढ़ नहीं रहे हैं टेंशन के मारे, बस ना ही कुछ और कर रहे हैं और ना ही पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. आपको अपनी पढ़ाई में वो पूरा जो आपकी स्ट्रेस लेवल है उसको पढ़ाई में डालना है ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो और आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद हो. क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस जब होते हैं ना तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होने लग जाती है, जल्दी याद होने लग जाती है. आपने नोटिस किया होगा. तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है. दूसरी चीज़ क्या है कि आपको रिवीजन कैसे करना है. 3 महीने बचे हैं तो रिवीजन के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने चैप्टर्स की जो है वो लिस्ट बना लेनी है और एक पेज में ब्लैंक पेज में लिख के और उसको अपने रूम में कहीं भी जहाँ पे भी आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे चिपका लीजिए. और सभी बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों की. और आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर रिवाइज हुआ उसको टिक करिए उसमें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके कितने चैप्टर्स रिवाइज हो चुके हैं. अदरवाइज़ क्या होगा कि नीट आ जाएगा और आपके सारे टॉपिक्स जो है वो रिवाइज भी नहीं हो पाएंगे. तो कोई टॉपिक आपके ज़्यादा बार रिवाइज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है. तो आपको सभी को कम से कम एक बार तो रिवाइज करना है और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा थोड़ा सा टाइम दे दीजिए. तो इसीलिए आपको टिक करते रहना है कि हाँ ये टॉपिक हो गया तो ये टिक लगा दिया उसके, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक्स आपके रिवाइज हो चुके हैं. ये आपको ध्यान रखना है उसमें. और फिर क्या है कि अब आपके मेजर टेस्ट हो रहे होंगे, सभी के फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हो रहे होंगे और सभी का डेफिनेटली सारा सिलेबस तो रिवाइज नहीं हुआ होगा और कुछ सिलेबस रिवाइज क्या कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा किसी का, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग में नहीं जा रहे हैं. तो क्या करना है आपको, आपकी जो मॉक टेस्ट है उसमें सारा सिलेबस आ रहा है तो आपको ये नहीं है कि आपको जल्दी सारा सिलेबस मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाना होता है. नहीं, आपके जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उनको तो आपने अच्छे से किया ही है. जैसे आप करते जा रहे चैप्टर्स को टाइम देके और टिक लगाते जा रहे, वो वाले चैप्टर तो आपके कवर हो ही चुके हैं. जो चैप्टर्स कवर नहीं होते हैं उनके सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, फॉर्मूलाज देख लीजिए और ऐसे देख के उनके लिए जाइए. अगर आपके मार्क्स कम आते हैं ना उसमें तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है. धीरे धीरे आपके जब वो चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे 1 महीने के अंदर, तब वो और आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे. तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आपको सभी चैप्टर को जल्दी 2 घंटे में पढ़ना है ताकि ना आपको कुछ उसमें समझ में आएगा और 2 घंटे भी आपके ख़राब होंगे. इससे अच्छा आपको वो 2 घंटे अपने एक पर्टिकुलर चैप्टर को देने हैं ताकि आपका वो चैप्टर अच्छे से तैयार हो. तो उसमें ये आई थिंक यही तरीका आपको फॉलो करना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए. तो धीरे धीरे जब आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे तो आपके मार्क्स वापस से अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगे. तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए. नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है PYQs. तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था. PYQs आपको सोल्व करने हैं. PYQs सोल्व किए बिना आपका नीट नहीं निकल सकता. तो PYQs जो है आपको सोल्व करने हैं. अब देखो क्या होगा, अब 3 महीने आपके पास बचे हैं तो जो लास्ट वाला महीना होता है ना उसमें क्या होता है लास्ट मंथ में कि आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट उसमें देने होते हैं क्योंकि मोस्टली कोचिंग्स में अल्टरनेट डे पे फुल मेजर टेस्ट जो है वो होते हैं तो वो आपको देने होते हैं. तो उस टाइम आपको रिवाइज करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा. आप अपनी मॉक टेस्ट देंगे, उसकी गलतियों को एनालाइज करेंगे और उनसे कोई नीट में वो गलती वापस रिपीट ना हो ये देखेंगे. तो अभी जो आपके पास 2 महीने बचे हैं, लास्ट मंथ से पहले वाले 2 महीने, उनमें आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है और जो PYQs है वो एक बार अटेम्प्ट कर लेना है और PYQs में जो गलती हुई है उनको लिख लेना है ताकि जो लास्ट मंथ में आप वापस से PYQs ना सोल्व करने पड़े और आप उन गलतियों को देख के जाए. अच्छा, और एक चीज़ अब आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको एक बार लास्ट बार स्ट्रेटजी बता देती हूँ कि आपको 3 महीने के अंदर कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए इन सब्जेक्ट के लिए. तो देखो बायो में तो क्या है कि NCERT जो है ना उसको अभी आपको फॉलो करना है.
स्टार्टिंग से भी आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं आई नो, बट ज़्यादा जो है फोकस एनसीईआरटी पे रखना है, क्योंकि ज़्यादा क्या आपको एक्स्ट्रा फालतू का जो भी मॉड्यूल में स्टफ होता है वो नहीं देखना है। आपने एनसीईआरटी में शायद साइड में कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे जो इंपॉर्टेंट आपको लगे हो या टीचर ने बताए हो, वो चीज़ें जो है वो पॉइंट्स जो है वो प्लस एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी है आपको। अगर आपने कुछ पॉइंट्स नहीं भी लिखे हैं जो साइड में बताए, मतलब जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के साइड में लिख लेने चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपको पता है मॉड्यूल से कि ये जो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अलावा, तो वो आपको उसमें देखनी है या सर से आपको डिस्कस कर लेना है उसको। लेकिन आपको पढ़नी सिर्फ आपकी एनसीईआरटी है और आपकी जो नोट्स है, स्पेशली नोट्स है, उसमें वो आपको पढ़ने हैं। अगर आपके नोट्स ज़्यादा, कोचिंग के नोट्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें स्टफ दिया होता है, तो उन पॉइंट्स को क्रॉस करते जाइए, उनको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये नहीं है कि हाँ इस टाइम रिवीजन कर रहा हूँ तो इस टाइम कर रही हूँ तो उसको देख लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम रिवीजन में नहीं देखेंगे। अब इतना टाइम नहीं है कि आप फालतू की चीज़ उसको देखिए। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें वो देखिए, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आने के चांसेस होते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर में आई हुई होती है वो देखनी है आपको। और पीवाईक्यूज़ का क्या, इसमें ज़्यादा पीवाईक्यूज़ बायो में नहीं करने होते आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टफ आया हुआ है पहले के पीवाईक्यूज़ में, और अभी जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बायो में, ना कि फैक्ट रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस। तो कंसेप्चुअल जो है वो आपको एनसीईआरटी से ही बिल्ड करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी से ही आएंगे क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली। सो आई थिंक जो है इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो कवर किए हैं। देखो उसके अलावा क्या, अगर आपको 650 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं और आपके पास 3 महीने, तो आपको बायो में 350 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे या फिर 340 प्लस। क्योंकि देखो क्या होगा, आपके बार शायद बायो का पेपर थोड़ा ईजी आ जाए, क्योंकि पिछले बार जो है बायो का जो पेपर था वो आपको पता है कि थोड़ा सा टफ आया था, क्वेश्चंस जो है उस टाइम टेकिंग थे। तो इस बार अगर टाइम कम लगे उन क्वेश्चंस में, तो आपको बायो को जो है उसको स्कोरिंग रखना है, आपको बायो में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेना है। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बचे हुए आपके 650 प्लस अगर मार्क्स आपको लेके आने हैं, तो 150 मार्क्स आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लाने पड़ेंगे। या फिर क्या कर लीजिए आप, अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो उसमें थोड़े कम चल जाएंगे, आप केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स ले आइए। तो केमिस्ट्री में तो क्या ईजी होता है, आपको लास्ट मंथ में जो है अपनी इनऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पे ध्यान देना होता है, और जो फिजिकल है और ऑर्गेनिक है वो तो आपकी थोड़ी सही होगी, नहीं है तो उसको नोट्स से अभी भी जो भी चैप्टर वीक है उनको ठीक कर लीजिए। इनऑर्गेनिक जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी से लास्ट मंथ में और अच्छे से रिवाइज करनी होती है। तो आई थिंक ये जो है पूरी स्ट्रेटेजी आपकी 3 मंथ की, और लास्ट में और मैं वीडियो बना दूंगी लास्ट मंथ का, तो बट लास्ट मंथ में आपको ये भी करना है कि आपकी एनसीईआरटी जो है वो उसकी लाइन्स पे फोकस करना है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन्स आती है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लास्ट मंथ में आपको बायो की एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी और इन टॉपिक्स की एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि वो आपके दिमाग से स्किप होती है, कंसेप्ट आपके बने रहते हैं, वो नीट में आ जाएंगे काम, बट आपकी जो याद करने की जो चीज़ें होती है, फैक्चुअल डेटा होता है या फिर जो टेबल्स होती है केमिस्ट्री की, वो आपको लास्ट मंथ में ज़्यादा टाइम देना होता है उनको, और मॉक टेस्ट को। तो देखो लास्ट में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए उनको अच्छे से, और टेंशन नहीं लेनी है, एंजाइटी जो है उसको कम रखना है, और अपना जो टाइम है, जो भी आप ब्रेक ले उसको अपने घर वालों के साथ स्पेंड कीजिए, उससे आपकी टेंशन थोड़ी कम होगी, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पता चला होगा कि अभी कैसे करना है आपको। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जो भी नीट देने वाले हैं, नीट 2023 या नीट 2024।